बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है जी, वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिएगा। प्लान किस तरह से करना है, हम अपने सेगमेंट के थ्रू कुछ आपकी प्लानिंग सेटल भी कर देते हैं। मूवी अगर आपने देखनी है आपको वो भी बता देते हैं, शॉपिंग अगर आपने करनी है आपको वो भी बता देते हैं, और इसके साथ साथ खाना बनाना जो सब कुछ है वो भी आपका हम घर बैठे आसान कर देते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपने सिटी एट 10 ज़रूर देखना है। आपका बजट मेंटेन हम कर देते हैं, शॉपिंग इजी आपकी हम करा देते हैं, और फिर आपने वीकेंड कैसे प्लान करना है वो भी आपके लिए हम इजी बना देते हैं। खैर, खबरें तो ज़रूरी होती हैं, खबरें भी तमाम आप तक पहुंचा देते हैं। आगाज़ आज के शो का पहले सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आप तक पहुंचाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, देखना सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया करो। सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया करो जब तक तहक़ीक़ ना हो जाए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे बयान करना शुरू कर दे। इसलिए जब तक किसी चीज़ की तहक़ीक़ ना हो आगे उसको कोट ना किया करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो नाज़रीन, ये थी जी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है। आज का ये पैगाम था, आप तक पहुंचा दिया है। अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। पहली खबर है, तहरीक इंसाफ की पंजाब में सियासी गिरफ्त मजबूत। सब्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। गुलाम महमूद डोगर की वापसी, CCPO लाहौर तैनात। एहसास राशन माली प्रोग्राम किस कदर माली इमदाद करेगा ये भी बताएंगे। तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज। खबरें आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे जी। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ कैसर खोखर साहब और अली रामी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर है जी पंजाब असम्बली इजलास के हवाले से। PTI के सब्तैन खान स्पीकर मुंतखब और वोट मिले हैं उन्हें 185। खोखर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 185 वोट मिले हैं और उनके मुकाबले में जो सैफुल मलूक थे खोखर, जो नून लीग थे, उनको 175 वोट मिले हैं। ये बड़ा अच्छा काम हुआ है कि एक प्रोसेस जो है वो एक सिस्टम के जरिए वो सब्तैर खान आ गए हैं। सब्तैर खान जो है कई दफ़ा MP अपने हल्के के रह चुके हैं, मियाँ वाली सिर का तल्लक है, लेकिन आते ही इन्होंने ये काम किया सब्तैर खान ने कि स्पीकर बनने से पहले ही चौधरी परवेज़ को कहकर DC मियाँ वाली का तबादला करवा दिया और वहाँ पर मोहम्मद उमैर जो है उसको DC मियाँ वाली लगवा दिया और उमर जो है जो DC मियाँ वाली लगे हुए थे उनको ट्रांसफ़र करा दिया, वहाँ से अपने ज़िले का DC लगा दिया। इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने भी अपने ज़िले का जो DC था वो तब्दील कर दिया, जिसके साथ ही इन्होंने जो नून लीग के लोग हैं बड़े बड़े, यानी कि थंब जिनको कहना चाहिए, उन्होंने अपने अपनी मर्जी के इंतजामिया AC DC DPO RPO लगवाने शुरू कर दिए। और यहाँ पर जो है अपने सब जब भी नई हुकूमत आती है तो तबादले तो होने ही होने हैं। अब सब्तैन खान की असल चीज़ बताए ना, सब्तैन खान कौन है, नैब में इसके क्या केस चल रहे हैं। हाँ, PTI कहती है कि पूरी कैबिनेट जो है वो नून लीग की, वो तो नैब ज़्यादा, उनके नैब में केसेस हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल जमानतों पे, बिल्कुल ऐसे और ही। ये सब्तैन खान को आपने स्पीकर बना दिया, इन पे भी नैब में केस चल रहे हैं। बिल्कुल, वो महकमा मदनियात का केस इन पर चल रहा है और अब से नहीं चल रहा जी, ये बहुत पुराना केस चल रहा है, बहुत पुराना केस, और ये जेल भी जा चुके हैं जी, जेल भी जा चुके हैं। बिल्कुल, बकायदा नैब ने गिरफ्तार भी किया था। लेकिन अब आज वोटिंग के ऊपर 185 वोट, 186 टोटल वोट है इनके पास, PTI के पास, लेकिन वो 185 ले गए और नून लीग के पास 179 था और उनको 175 वोट मिले, यानी कि उनके 3 वोट और एक PTI का वोट जो है वो मुस्तरद हो गया। कोशिश तो यही की जा रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि उनका तो मसला हल हो गया है। उन्होंने एक दिन पहले बयान दिया था
कि पंजाब में जो स्पीकर होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, उनका दावा था ये, लेकिन वो दावा तो आज झूठा निकल गया। मैं यही कह रही हूँ ना, आपके पास चीजें बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात में क्या किए इन्होंने? बिल्कुल वाज़ेह होती उनके हैं ये चीज़ें। दावे थे कि ज़िमनी इंतखाबात में 15-16 सीटें तो नून लीग की होंगी, हाँ। लेकिन उसके बरक्स आवाम ने वोट किसको दिया? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं दूसरी खबर भी जो साथ ही ऐड कर लेती हूँ। बैलेट पेपर सीरियल नंबर लगाकर सीक्रेसी की खिलाफ वर्जी की गई, नून लीग का नताइज मानने से इनकार। सही है नून लीग का इस पर? जी बिल्कुल, नून लीग ने इस पर एतराज किया कि बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर लगाकर सीक्रेसी की खिलाफवर्जी की ये गई एतराज है। दुरुस्त है? जी बिल्कुल, एतराज उनका दुरुस्त है, लेकिन इस हवाले से उन्होंने एहतजाज भी किया। बाकायदा तौर पर उन्होंने रिजल्ट जो है मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और वोट कास्ट करने के लिए दिए गए बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज था, फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। नून लीग MPA मियां अब्दुल रऊफ ने दरखास्त भी दे दी है। जी कोको साहब, वैसे ना हारने के बाद इस तरह के हीले बहाने किए जाते हैं। नहीं, आप जब आप हार गए हैं, आपके पास वोट प्रोटोकॉल कम देखें, है। जो SOPs होते हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये मुतालिबा दुरुस्त नहीं SOPs को है। फॉलो कौन करता है? यही तो बात है ना, कौन करता है? कौन करता है? कोई भी PTI नहीं करती है, नून लीग करती है, कोई भी नहीं करता। कोई SOPs भी को नहीं कोई फॉलो नहीं करता। ये लेकिन अब हार एक चुके चीज हैं। से लिए आप भी एग्री करेंगे, जो अभी रिसेंटली इंतखाबात हुए, CM का इलेक्शन हुआ, नून लीग की जानिब से एक पॉजिटिव रवैया देखने में आ रहा है और वो हर चीज़ को मान रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रवैया किस तरह? मरियम साहिबा ने कहा कि जी हम नताइज को मानते हैं और प्रॉपर जो एक तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया जाएगा। दोनों दफ़ा ही तो हुई। आपने वज़ीर आला का हलफ नहीं लिया आपके गवर्नर ने, ये पॉजिटिव था? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं तो आगे कह रही हूँ ना, जो ये हालात PTI ने किस किया, वजह आप पे जा नून रहे लीग हैं। वाले वो क्यों करते हैं? आप उन जैसा तो नहीं ना बनो कम से कम। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उन्होंने आपका उनके गवर्नर ने हमजा शहबाज से अगर हलफ नहीं लिया था तो आपके गवर्नर को चाहिए था हलफ लेना। फिर आप इस तरह का इंतकामी सिस्टम के ऊपर चलते रहेंगे ना, फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर आप जमहूरियत को बचाने के जो दावे करते हैं ना, किसी में भी नहीं है। हर कोई अपनी ये बात- अपनी सियासत ये बात लड़ भी रहा ठीक है, ये है, बात हर भी कोई ठीक अपनी है अपनी सियासत लड़ रहा है। अभी आप कल के इजलास को देखें, किस तरह पूरा दिन एक वो है ना, फेस्टिविटी भी नहीं कहा जा सकता, हंगामा टाइप की चीजें बरपा रही, TV लगा के रखा, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ पता लेकिन चलेगा, कुछ हुआ अभी तो नहीं कुछ है। समझ से बाहर हैं ये चीजें। कुछ हुआ मतलब तो नहीं। आवाम को भी घुमा के रखा है, बिजी करके रखा है। और अब आवाम, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, इन चीज़ों से अब उनका लेना देना भी कोई नहीं रहा। जितनी खिचड़ी मच रही है और जितना ये चीज़ें उलझती जा रही हैं बजाय सुलझने के, लोग भी परेशान ही हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अब ये भी है कि अभी हम हेडर चला रहे थे इसका कि PTI ने पंजाब में गिरफ्त संभाल ली। सिंपल सी बात ये है ना, उन्होंने स्पीकर भी ले लिया, डिप्टी स्पीकर भी ले लिया, वजारत उनके पास आ गई है। अब पंजाब में उन्होंने दोबारा हुकूमत अपनी बना लेनी है। फेडरल में अगर इस्तीफे अप्रूव भी हो गए हैं तो मेरा तो ख्याल है कि PTI को चाहिए कि वो अपने फर्क नहीं इलेक्शन में कंटेस्ट करे। फ़र्क क्या पड़ेगा जब वो निकल गए असम्बली से? अब अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो वो ज़िमनी इलेक्शन में अगर PTI पार्टिसिपेट नहीं करती फिर तो नून लीग को फ़ायदा होगा। अगर PTI वाले पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, अगर वो नशिस्तें निकाल लेते हैं तो फिर भी इनके ऊपर जो बाप का प्रेशर है बलूचिस्तान पार्टी का, वो नून लीग के ऊपर रहेगा, वफाक के ऊपर। बिल्कुल रहेगा। इनको ये सीटें जीतनी पड़ेंगी ताकि वो वाला प्रेशर जो है वो निकाल लें। अगर PTI ने पार्टिसिपेट कर लिया तो फिर ये मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इनकी पेशावर की हैं। तो पेशावर में तो हुकूमत भी PTI की। अब तो खैर PTI सिंध के अलावा बाकी हर जगह पे मुश्किल है फिलहाल। मुश्किल तो है, मुश्किल बिल्कुल। तो है। अच्छा जी, नून लीगी अरकान के तरक्याती फंड्स, PTI काफ लीग को देने का फैसला, नई भर्तियों पर पाबंदी, पहले गाड़ियां वापस लेके दे दी गई, अब फंड्स की मुंतकली का वक्त आ गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फंड्स जिस किसी के भी पास जाएं, ये फंड्स बेसिकली होते किस लिए हैं? और ये अगर ये फंड्स भी शटलकॉक ही बने रहेंगे कि फलां हुकूमत आ रही है तो फंड्स वहाँ चले जाएंगे, फलां हुकूमत आ रही है फंड्स वहाँ। खोखर साहब, ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल होना ये चाहिए कि जो फंड्स जो है तरक्याती फंड है उनकी तकसीम जो है ना मेरिट और अवेलेबल जो वहाँ की जिसको ज़रूरत है ज़रूरत के तहत होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि नवाजा जाता है फंड की सूरत में भी कि फलां अपना इलाका सही करा दे, फलां। अगर कहीं सड़क बनाने की जरूरत है तो वहां पर जरूर बनाई जाए, बेशक वो अपोजिशन का हल्का हो। लेकिन होता यह है कि अपोजिशन का हल्का जो होता है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहाँ सड़कें टूटी होती है, स्कूलों की बिल्डिंगें टूटी होती हैं, अस्पताल के अद्वियात नहीं होती, वहाँ पर अस्पताल और टीचरों का अमला नहीं होता स्कूलों का। और इस हवाले से अपोजिशन को जो है ना वो एक तरह का देश किनारा दे दिया जाता है। और जो हुकूमत के हल्के होते हैं वहाँ पर सिर्फ तरक्याती काम जरूरत नहीं भी होती तो वहाँ पर सड़कें बना दी जाती है, स्कूल बना दी जाती
कहते हैं। और दूसरा ये कि जो नई भर्ती है उस पर वज़ीर आला पंजाब ने पाबंदी लगा दिया कि नई भर्ती नहीं होगी, लेकिन ये है कि नई भर्ती पर तबादले तो हो रहे हैं। जी बिल्कुल तबादले हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो भर्ती होगी वो जरूर होगी, लेकिन वैसे भर्ती पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब अगर कहीं मंजूरी देंगे तो वहाँ पर भर्ती हो सकेगी। इसका मतलब है कि भर्ती का सारा इख्तियार जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब ने अपने पास ले लिया है। और सेक्रेटरियों से, डीसीओ से, कमिश्नरों से, डीपीओ, आरपीओ से जो भर्तियों के इख्तियार थे वो वज़ीर आला ने अपने पास रख लिए हैं। अब वज़ीर आला पंजाब उन इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। अली, ये जो वज़ीर आला ने तमाम अपने पास इख्तियारात रख लिए हैं, फायदा है नुकसान है? कोई फायदा है ना, किसको बहुत फायदा फायदा है? है। किसको फायदा? सीएम साहब को फायदा है। उनके हल्के के जब लोग आएंगे कि हमें ये नौकरी चाहिए। अब देखें, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, उसमें अगर 10 पोस्टें आई हैं तो वो 10 पोस्टें सबसे पहले ऐवान वज़ीर आला को भेजी जाएंगी कि जी हमारे पास ये 10 पोस्टें आएंगी। सीएम डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए, मेरे पास कौन से बंदे आ गए। मैंने जॉब अगर लेनी है तो मैं डायरेक्ट सीएम साहब के पास जाऊँगा। ये मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको बता रहा हूँ। मैं सीएम साहब के पास, सर ये कुर्सी आई है, मैंने दे दो सर। फिर वहाँ पे रेट लगता है, हम भी रेट लगाएं। क्यों खोकर साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रेट लगता है। अब ये इख्तियारात जब सीएम के पास जाएगा तो सीएम ऑल इन ऑल है। सीएम की अप्रूवल के बगैर कोई बंदा भर्ती नहीं हो सकता। ऐसे ही इन्होंने डेवलपमेंट के फंड के साथ किया है। खैर, नून लीग ने जब इक़्तिदार संभाला पंजाब के अंदर तो इन्होंने वो बहुत गलत काम किया। इन्होंने पीटीआई का जो उनके फंड थे, पीटीआई के अरकान असम्बली का, वो इन्होंने डिवाइड कर दिया नून लीग वालों को। अब देखिए, जहाँ पे वो पहले काम हो रहा है वो काम तो मुकम्मल होने दें। वो काम भी मुकम्मल नहीं हुआ तो वो फंड उठा के इन्होंने अपने अरकान को दे दिए कि वो अपने हल्कों में खर्च करें। ये रवायत पीटीआई ने शुरू नून लीग ने की तो पीटीआई ने भी वही काम और किया। हर दौर में यही होता है, जो हुकूमत आती है अपने अपने पसंदीदा लोगों को कोशिश ये होती है ना कि जो आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग को आप फौजों पे कंप्लीट करें। हाँ, बिल्कुल सही उसको कहा। दरमियान में अधूरा ना छोड़ें। ये इन्होंने नून लीग ने ये काम किया तो पीटीआई ने भी यही कर दिया। पीटीआई ने कहा ठीक है, आपने हमारे लोगों का बजट निकाला था, हम आपके लोगों का निकाले। और उन्होंने कहा कि किसी भी नए मनसूबे में जो पीटीआई का नून लीग का प्रोजेक्ट है उसको कोई फंड नहीं देना। पीटीआई के जो 4 सालों से जारी प्रोजेक्ट हैं, वो हेल्थ सेक्टर के हैं, वो रोड सेक्टर के हैं, वो प्रोडक्शन सेक्टर के हैं, सोशल सेक्टर के हैं, वैसे के उनको वैसे फौरी तौर पर कहते हैं कि मुकम्मल करें, उनको फंड रिलीज करें। और आपको याद होगा कि पिछले दिन मैंने खबर भी दी थी कि 365 बिलियन का 100% ऑनगोइंग बजट रिलीज किया गया, लेकिन उसको विदड्रॉ किया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। क्यों? सीएम साहब ने हदायत जारी की कि भाई इसको बजट को रोकें। अब हम बताएंगे कि बजट कैसे रिलीज होना है। अब उनकी हदायत के मुताबिक बजट रिलीज होगा। तो जब आप किसी चीज़ को अपने इख्तियारात में ले लेते हैं ना तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है ना, उस पर शकूक और शबहात जो कहते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। वेलकम बैक। कुछ जिक्र कर लेते हैं एंटी करप्शन केसेस का। उस्मान बुज़दार को रिलीफ देने की तैयारियां की जा रही हैं। ग्रेड 19 की सीट पर ग्रेड 17 का ऑफिसर तैनात। जी खोकर साहब, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बड़ा सेटबैक है कि जूनियर अफसरान को, इसको कहते हैं पंजाबी में निक्का कल्चर, यानी कि जूनियर अफसरान को सीनियर पोस्टों पर लगाया जा रहा है। और ये 17वें ग्रेड का अफसर है जिसको ग्रेड 19 की डायरेक्टर की सीट है वो लगाया जा रहा है, उसके ऊपर लगा दिया गया सिर्फ इसलिए कि डीजी खां में लगाया गया ताकि वहाँ पर जो उस्मान बुज़दार के और उसके भाइयों के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको रिलीफ दिया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से उस्मान बुज़दार ने फर्ज कराकर लगवाया उसको डायरेक्टर, और ये जूनियर अफसर को लगाया गया। मैं नए डीजी आ गए हैं, नए डीजी एंटी करप्शन आज चार्ज संभाल कर एंटी करप्शन ऑफिस में अभी वो इजलास भी कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस पर इजलास तलब किया हुआ है। मैं उनसे मुतालबा करूँगा कि वो रेटेक पोस्टर जो है या जूनियर अफसर जो सीनियर पोस्टों पर लगे हुए हैं, चलो अगर 19वें ग्रेड की पोस्ट है तो उसमें 18वें ग्रेड का लगा लें। अब ये तो नहीं ना कि 17वें के लगाएं, तो उनको हटाया जाए और जो अहल अफसर है उसको वहाँ पर लगाया जाए। अली, ये मेरिट है जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से किया? मेरा नहीं ख्याल कि मेरिट जिस तरह कोकर साहब बता रहे हैं, ये तो अपने केसेस निपटाने वाली बात है। जूनियर अफसर को जब आप लगा देंगे ना, आपने बेसिकली उसको एक नवाजा है, वही ना। जब मुझे अगर किसी जगह पे नवाज दिया जाएगा कि जनाब ये सीट है, वो सीट किसी सीनियर की है, खोकर साहब की सीट है, उस पर सीट मुझे बैठा दिया जाएगा तो मुझे नवाजा ना, मेरे से फिर काम उस तरह के करवाए जाएंगे, फरमाइशी काम होंगे। ये चीज़ है कि एक जूनियर ऑफिसर को आपने लगा के उस्मान बुज़दार और उनके मुतलका जो उनके भाई हैं और उसके मुतलका जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा केसेस एंटी करप्शन में चल रहे हैं। अब वो केस सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो चीज़ सामने नहीं आएगी। अब ये राय मंजूर हुसैन जो है, ये पहले पीटीआई के दौर में डीजी एंटी करप्शन रहे, दोबारा फिर उनको लेके आ गए।
CCPO गुलाम महमूद डोगर, वो भी PTI के दौर में रहे थे, वो दोबारा आ गए। तो अब ये कोशिश यही की जा रही है कि जो पहले वाले ऑफिसर थे उनको दोबारा उन्हीं महकमों में तैनात करके जो एक इंतकामी कार्रवाई थी नून लीग के ख़िलाफ़ वो जारी रखी जाए। खैर नून लीग ने भी आके वही काम किया, PTI ने भी आके वही काम किया। हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, आवाम के लिए निकलें भाई, आवाम के लिए कुछ करें। आवाम को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मतलब केसेस बना लिए पार्टी के ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़, लेकिन उससे निकला क्या? कुछ भी नहीं। कभी कोई चीज़ निकली है? अभी ये हाज़िरियाँ लग रही हैं, हाज़िरी लेने के बाद गिरफ्तारी तो होती नहीं है, ना कोई फर्द जुर्म आयद होती है। तो ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो फिर उसको मुकम्मल करें नहीं। खान साहब भी कहते थे कि चोर हैं, डाकू हैं, फलां हैं, तो उनके खिलाफ कोई केस निकला तो है नहीं। नून लीग वाले भी यही कहते हैं ना कि हमारे खिलाफ कोई चीज़ साबित तो करें आप लोग, आप साबित नहीं कर सके। लेकिन सारा रोना आप चोर डाकू चोर डाकू, चोर डाकू में नुकसान आवाम का हो रहा है। दूसरी तरफ से इल्ज़ाम, और ये इल्ज़ामात में ही अपनी भाग दौड़ में ही आवाम का कितना नुकसान हो रहा है। आवाम का बहुत नुकसान है। आप मुल्क का सोच नहीं सकते, आपकी इंडस्ट्रीज भागना शुरू हो गई है। अभी ये टोयोटा वालों की खबर लगी हुई ना कि हमने माजरत कर ली है कि डॉलर की प्राइस है वो रुक नहीं रही, वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से उनके प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर सकते वो गाड़ियों की, क्योंकि गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। 10-10, 15-15 लाख गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो अगर यही सिचुएशन रही, आप इकॉनमी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो। अब अली ने इशारा किया तो हम चलते हैं जी। आम आदमी का यहाँ पर जिक्र किया गया, माजरत के साथ खास आदमी भी मेरे ख्याल से अब गाड़ी लेने की शकत नहीं रखता है। 1300 सीसी और 1500 सीसी गाड़ियाँ आम आदमी के पहुँच से दूर हो गई हैं, हमारी पहुँच से भी दूर हो गई हैं, पहले भी दूर थी मेरे ख्याल से। फिर हम आम से भी आम तर आदमी हैं। अली यही कंसिडर कर लें हम। 1300 से 1500 सीसी गाड़ी, मेरा ख्याल अब 800 सीसी गाड़ी भी लेनी मुश्किल होगी है ना। आल्टो की प्राइस आप, अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड है कि सुजुकी आल्टो की AGS जो है वो 28 लाख पे चली जाए। अब क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है उस गाड़ी के अंदर, डब्बा एक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है उसके अंदर, गाड़ी के अंदर। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कैसे ये गाड़ी अप्रूव कर देती जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी फेडरल गवर्नमेंट में, बिल्कुल, कि उसमें कोई सेफ्टी बैग्स आप नहीं देते। अगर VXR की बात करें तो VX से हमें वैसे ही एयर बैग्स नहीं आप दे रहे। अब होंडा की कीमतें अली अभी टिकर चल रही हैं, वो देख सकते हैं आप कि होंडा ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो ये तो होना है, शुक्र है मैंने गाड़ी पहले बुक करा दी। देखा आपने, अब लोग यही चीजें कह रहे हैं। वाकई आपकी सकत खत्म होती जा रही है। डॉलर की प्राइस बढ़ देगी तो इनके ऊपर आ गया, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं। तो बाहर से जब चीज़ें आएंगी तो वो डॉलर के रेट के आज आप जो चीज़ ले लेंगे आप उस पे अल्लाह का शुक्र ही अदा करेंगे, क्योंकि वो महीने बाद अगले दिन आपको नहीं पता कि उसकी कीमत यहाँ पे। आपका तो नहीं होगा गाड़ी खरीदने का प्लान? जी फिलहाल तो नहीं। ये नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह हमारी इकॉनमी के लिए नुकसान। तो दफ्तर का शुक्रिया अदा कर देना जिन्होंने इतने महंगे दौर में। दफ्तर का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं। वाकई इससे ऐसी सिचुएशन में भी जब आप गाड़ी ले नहीं सकते, बिल्कुल सही। तो ये तो बड़ी मेहरबानी है दफ्तर वालों की, क्यों खोखर साहब? बिल्कुल बिल्कुल मेहरबानी है सर। तो डॉलर की प्राइस ऊपर जाने से आप ये ना समझे कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। मैंने तो ग्रॉसरी करना छोड़ दी है। एक होता था ना कि स्टोर में जाके आप ग्रॉसरी करते थे ना, अब ग्रॉसरी मेरी जो है वो 10,000 से 20, 15, 16, 17,000 रुपये जा पहुँची है लोगों के लिए। मैंने कहा भाई रहने दे, आप ग्रॉसरी बाहर ना करें, क्योंकि वो टैक्स बहुत लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर से कोई दुकान मिलती है, वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकिन आप घर ले जाओ। अब आपने प्लानिंग इसी तरह ही करनी पड़ेगी ऐसे ही है। जो पहले सोचते थे ना कि हम एक ही दफ़ा सामान ले लें, किसी स्टोर पे चले जाएं। होती है कि पूरे मंथ की आप ग्रॉसरी इकट्ठी कर लें, लेकिन बाकी अब लोगों में इतनी सकत नहीं रही है। और जहाँ तक रह गई बात ये होंडा गाड़ी की, टोयोटा गाड़ी की, ये तो मेरे ख्याल से आम आदमी की। अमीर जो है ना, अमीर जिनको हम रिच लोग कहते हैं, वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। गरीब जो है वो तो बेचारा पिसरा है। जो मिडल मैन है ना, जो मिड में है, वो धक्के खा रहा है। वो अपनी सफेद पोशी को छुपाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर यहाँ पर हमने बात की आम आदमी की, यहाँ पर हमने बात की महंगाई की, यहाँ पर हमने बात की मौजूदा हालात की। किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी आपकी सरदर्द है। अपना आप काम करें, दिन रात मेहनत करें, कुछ खरीद सकते हैं खरीदें, नहीं खरीद सकते ना खरीदें, जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजारे, किसी को कोई लेना देना नहीं। अलबत्ता आपने थोड़ी कंजूसी की है, दफ्तर का शुक्रिया अदा करने में। जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल खोल के जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दूसरा हमारी ये खबर जो है, अगर टाइम है तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये CC पे लाहौर और राय मंजूर नासा लगे हैं। ये दोनों जो है ना चले हुए कारतूस हैं, यानी कि पहले रह चुके हैं। और SNJD जो
हुकूमत पंजाब का इन प्रिंसिपल जो रूल्स होते हैं, असूल होता है जो बगैर लिखा पढ़ी होती है कि एक पोस्ट पर जो एक दफा काम कर चुका उसको वहां पर न लगाया जाए, वहां पर फ्रेश जो है ना ब्लड लगाया जाए। रीजन क्या है मैं आपसे जानूंगी। अली, मुझे आयशा ब्रेक का कह रही है, ब्रेक के बाद ये खोखर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, रीजन इसकी क्या है कि एक जगह पे काम कर लिया दोबारा ना लगाया जाए। इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सीसीपीओ की वापसी हम डिस्कस कर रहे थे और खोखर साहब कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन बता दें खोखर साहब। जी बिल्कुल, जो एसएनजीडी महकमे के जो असूल्स हैं वो ये हैं कि जहाँ पर एक अफसर एक जगह काम कर रहा हो तो उसको दोबारा वहाँ ना लगाया जाए, क्योंकि जब वो दोबारा वहाँ लगेगा तो एक तो वो ये है कि अपने पर्सनल ग्रज निकालेगा जाकर वहाँ पर, जो जिन अफसरों ने उसके काम नहीं किए होंगे, जिन अफसरों ने उसके बात नहीं मानी होगी, उनके खिलाफ वो पर्सनल ग्रज निकालेगा। दूसरा, उसके वो एक दिल जमी से काम नहीं करेगा। यंग फ्रेश ब्लड जो होता है ना उसको तैनात किया जाए ताकि वो जाकर वहाँ एनर्जेटिक होकर काम किया जाए, और एक दफ़ा जो आजमाया हुआ उसको दोबारा क्या आजमाना। एक दफा जो और ये ऐसे ही है जैसे वो पंजाबी में कहते हैं पुरानी बोतल नवी शराब। क्या मिसाल दी, अच्छी मिसाल है, वाकई ऐसे ही है। लेकिन ये खोखर साहब चले हुए कारतूस है, चले हुए कारतूसों को ये राय मंजूर नासर और गुलाम महमूद डोगर को लगा दिए। इसकी जगह और बड़े अफसर हैं पंजाब पुलिस में और एसएनजीडी में, बड़े एनर्जेटिक किस्म के, बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े अहल अफसर मौजूद हैं। इनसे बेहतर ऑप्शन मुतबादल मौजूद है। खान साहब के बहुत फेवरेट हैं क्योंकि इन्होंने कब्जा माफिया के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है। आपको लेकर आपको एक बात बताऊं कि जो गुलाम महमूद डोगर है, इसको कब्जा माफिया की हमायत करने की वजह से डीएजी ऑपरेशन की वजह से शहबाज शरीफ ने हटाया था। और जब भी शहबाज शरीफ के लिए इंटरव्यू में जाता था, शहबाज शरीफ कहता था तू कब्जा ग्रुप है, मैं तुम्हें पोस्टर नहीं दूंगा। और शहबाज शरीफ खान साहब कहते हैं कि इन्होंने कब्जे माफ पोस्टर नहीं देता था शहबाज शरीफ ने हमेशा इसको विरोध किया क्योंकि इस पर ये डीएजी ऑपरेशन के दौरान इसने डिफेंस में प्लाटों पर कब्जे कराए थे लोगों के। सही। तो आप ये देख सकते हैं कि हर दौर में ये नवाजिशात होती हैं। और फिर अली, आपकी कारकर्दगी तो किसी की नहीं देखी जाती ना कि कौन अफसर किस तरह की कारकर्दगी, अगर इनको इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा तैनात किया जा रहा होता तो बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि आपका अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होनी थी, आपके शहर के हालात बेहतर होने थे, लेकिन यहाँ पर ये तैनाती इसलिए नहीं हुई। देखिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं हम लोग ये भूल चुके हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ नहीं हो रही कि आप एक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर तय करते हैं कि आप पंक्चुअल कितने, आपकी ड्यूटी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, पब्लिक के साथ बिहेवियर कैसा है, अपनी टीम के साथ बिहेवियर कैसा है, और उसके बाद आपके पास जो केसेस आते हैं आप उनको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। ये की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स हैं ना, हम इनको भूल चुके हैं। हम सिर्फ इन्होंने मेरा ये काम कर दिया है जो मैंने इनको कहा था कि आपने नून लीग के ये बंदे गिरफ्तार करने, इसने किया, हाँ दैट्स ये बहुत अच्छा ऑफिसर है जिसने मेरे एक कहने पे इसने शहबाज शरीफ के खिलाफ ये केस खोल दिया, उसके फ़लाँ के कब्जे जो है वो माफ़ करवा दिए। तो हम इन चीज़ों पे चले गए हैं कि जो हमारे फ़ोन पे एक हमारा ऑर्डर सुनता है, जो वो गलत है सही है जो भी है, जो उसको एक्सेप्ट करता है हमारे लिए उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। बिल्कुल ये हमारा है परफॉर्मेंस का पैमाना। हमारे अंदर वो की जो इंडिकेटर्स होते हैं, केपीआई इंडिकेटर्स हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो फिर शायद तो जब क्राइटेरिया ये सेट कर लिया होगा तो फिर आप अच्छे की उम्मीद तो बिल्कुल ना कीजिए। कुछ बात कर लेते हैं एहसास राशन प्रोग्राम की। माली इमदाद प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। 100 अरब खर्च करने का तखमीना जारी किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब जब इसको दोबारा शुरू किया जा रहा है, रिपीट तो वो चीज़ की जाती है जिसके नताइज बड़े अच्छे रहे हों, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा हो। तो खोखर साहब मुझे ये बता दीजिएगा, दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मैं इस पर बोलता हूँ, ये जो एहसास राशन प्रोग्राम है ना, पीटीआई ने शुरू किया था, लेकिन प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यू था तो इक़्तिदार हुकूमतें चेंज होगी, सियासी इशू सियासी जो है ना वो एक गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी, तो उसमें ये प्रोजेक्ट जो है वो आप कहना चाह रहे हैं उसकी नज़र हो गया, उसकी नज़र हुआ ये प्रोजेक्ट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नून लीग के दौरे हुकूमत में बाकायदा इनको कैबिनेट को कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पीटीआई के दौरे हुकूमत का, इसको आप बंद कर दें, लेकिन हमजा शहबाज ने इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया। ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। अच्छी चीज़ है ना, अच्छे उन्होंने कहा कि यार ये अवामी एक प्रोजेक्ट है, अवामी फलाह का एक प्रोजेक्ट है, इसको हम बंद नहीं करते, इसको मजीद बेहतर करते हैं। अब खैर वो बेहतर क्या करना, उनकी अपनी हुकूमत ही चलेगी। अब पीटीआई ने काम ये शुरू किया है क्योंकि सोशल मीडिया में भी काफ़ी उन्होंने कहा कि हम अपने सेहत सहूलत कार्ड और
एहसास राशन प्रोग्राम जो है वो दोबारा से इनको बहाल करेंगे। एहसास जो राशन प्रोग्राम है ये अच्छा प्रोग्राम है। इसमें इन्होंने एक टारगेट सब्सिडी देनी है कि जो कम आमदन वाले अफराद हैं वो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद जो मुतलका उनके इलाके में कोई भी स्टोर होगा, अगर वो एहसास राशन के साथ रजिस्टर्ड है, वहाँ से जाके अपनी अशिया खरीद सकेंगे। लोगों की बड़ी इंटरेस्ट होता है इस खबर में। 30% जो है उनको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। महंगाई कौन होंगे? मैंने पहले कहा ना, लोगों का बड़ा कम आमदन वाले अफराद जो हैं उनका तो ये वो अपना एक ID कार्ड नंबर, इनका मतलूबा नंबर है, उस पर सेंड करके उनको मैसेज आ जाता है कि अब ये जो कम आमदन वाले अफराद कहा जाता है, फिर वो लाइनें देखने में आएंगी, फिर वो कहेंगे अंगूठों के निशान लगाने हैं, फिर वो कहेंगे शनाख्ती कार्ड नंबर लेकर आओ। लाइन तो लगेगी। जब अब लाइन से आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने लोग डिजर्व, फिर आपको फील आएगा कि यार लोग किस तरह से मर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे महंगाई कितनी हो चुकी है कि वो लाइनों में लग के आपसे चीज़ें ले रहे हैं, तब आपको एहसास होता है। ये अच्छा प्रोग्राम है, इसको चलना चाहिए। मैं कहता हूँ इसके ऊपर फंड बहुत कम लगाए जा रहे हैं, ये बहुत कम फंड है। ये तो परसों खान साहब मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने वाज़ेह हदायत दी कि लाइन में जाकर वही लोग बंदा खड़ा होता है जिसको जरूरत होती है। दूसरा बंदा तो लाइन में खड़ा नहीं होता, वो जाकर गाड़ी देखता है, रश है, अपनी गाड़ी में बैठकर वहां जाकर महंगी चीज खरीद लेता है। उसको पैसों की जरूरत ही नहीं होती, उसको पैसों का एहसास नहीं होता। और जो गरीब बंदा लाइन में लगेगा, और ये अच्छी बात है, ये प्रोग्राम इस तरह के जो फ्लाई प्रोग्राम गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखने चाहिए। ये नहीं कि एक गवर्नमेंट आए वो प्रोग्राम बंद कर दे, दूसरी आए शुरू कर दे, डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम जो होता है ना, ये सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम चलता रहना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट में ये भी है, गरीबों को फायदा होगा, और ये गरीबों का प्रोजेक्ट है, ये जारी रहना चाहिए, है ना। और इसमें अली कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? मुझे वाइंड अप करना है, मुझे बता दें इसका आगाज कब से किया? सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बकायदा हदायत जारी कर देंगे कि इस पर फौरी तौर पर अपना एक क्राइटेरिया लेकर आएँ और इस पर काम शुरू करें। आइंदा चंद दिनों में बकायदा खान साहब भी इसका ऐलान कर देंगे कि एहसास राशन प्रोग्राम की सर्विस दोबारा से बहाल हो जाएगी और हर गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ पे दुकान है करानी पड़ेगी लोगों को। कुछ लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, कुछ वो दोबारा करवा लेंगे, अपना मैसेज करेंगे, ID कार्ड नंबर सेंड करना है। ID कार्ड नंबर से जो मुतलका सेंटर है वो देख लेता है कि इस बंदे की आमदनी कितनी है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके मोहल्ले में जहाँ कहीं भी कोई दुकान होगी, अगर वो एहसास प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड हुई, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल से इसका जल्द से जल्द आगाज़ होना चाहिए। थैंक यू सो मच खोखर साहब, बहुत शुक्रिया। अली आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। जी हम शामिल कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल। अच्छा जी, मॉनसून है, आप सभी लोग जानते हैं कि आपको पता ही नहीं, सुबह धूप है और दोपहर में बारिश होने लगी। कल बहुत तेज़ बारिश हुई है और तेज़ बारिश के बाद जो पूरे शहर में हालात थे वो ये था कि हर तरफ पानी ही पानी जमा था, जल थल एक था और ऑफिस से घर तक पहुंचना एक चैलेंज बन चुका था क्योंकि गाड़ियों के अंदर पानी जा रहा था, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हो रही थी और बहुत सारे हादसा भी हुए। मॉनसून में एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूर आप अपने घर की छतों पर या किसी भी हिस्से पर पानी जमा मत होने दें, और अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा वेट कर लें थोड़ा सा कि पानी जो है उसकी निकासी मुमकिन हो जाए तो फिर आप जाएं। खैर मौसम कैसा है ये हम जान लेते हैं। कलीम बार मौजूद है, ओवर टू यू। लाहौर में हब्स की शिद्दत बरकरार है जिसकी वजह से गर्मी भी महसूस की जा रही है। आज सुबह से ही शहर में जो बादल और सूरज के दरमियान सिलसिला है आंख मिचौली का वो जारी है, और जबकि कहीं पर सुरमई बादलों के डेरे हैं, जबकि कहीं पर सूरज निकला हुआ है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 79% है, जबकि 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक नया बारिशों का जो सिलसिला है वो आज शाम को लाहौर में दाखिल होगा, जो कि आइंदा रमा हफ्ते के अंदर जो बारिशें हैं वो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कलीम, आपके वक्त के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में जी आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही माशाल्लाह से उनका टैलेंट आप लोग स्क्रीन पर देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह वो बहुत सारे शोज़ निभा रही हैं। हमें मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आई,
ड्रामाज में भी नज़र आई, और आप लोगों का ये प्यार मोहब्बत ही है कि वो बहुत ज़बरदस्त काम मज़ीद भी आगे करने के प्लान्स रखती हैं। मायरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल थैंक चाल यू है? फॉर लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको पता है ये आपकी प्यारी सी स्माइल ही है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हम लोगों ने कल से जब से लोगों से शेयर किया तो फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। लोग जानना चाह रहे थे कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी अच्छी मिमिक्री कैसे कर लेती हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो सबका बहुत शुक्रिया जो इतना सारा प्यार मुझे देते रहते हैं, और आप लोग भी जब बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी जहाँ तक बात रही अदाकारी की, तो ये जो कहते हैं ना, एक शौक होता है आपके अंदर, बस उसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जब आप काम पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, फ़लाँ चीज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपनी तरफ से बड़ी ट्रेजेडी अदाकारा बनने के लिए निकली थी, लेकिन वो चलते 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 फिर वो जब से मैंने ऐसे शोज़ किए। बचपन से ही शौक था मिमिक्री का या अदाकारी का? हाँ, अदाकारी मतलब आप समझे कि होता ना घर में आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, सब कहते हैं ये एक्टिंग कर रही है, भाई बहुत मेरे पास हम छोटे छोटे बहन भाई जब थे, स्कूल गोइंग थे, तो ऐसे कुछ भी घर में, ये तो अब ये ट्रेंड चल पड़ा है, ये टिकटॉक और एक्टिंग वगैरह। बिल्कुल, हम लोग उस टाइम से ही मतलब वीडियो बना के अदाकारी करते थे और चीज़ें बनाते थे फनी। उस टाइम वो एक सुहेल बड़ाई साहब बड़े हमारे सीनियर एंकर हैं, तो उनकी नकल करना, कभी किसी सियासतदान की नकल करना, कभी किसी एक्ट्रेस की नकल करना, तो बड़ा मज़ा आता था। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि अब तो हर कोई ये चीज़ कर रहा है और हमने बहुत पहले की है। मुझे मायरा बेसिकली बता दें, एक्टिंग है क्या? मतलब क्या आपके अंदर ही कुछ होता है, आपने बस उसको परफॉर्म करके दिखाना होता है? मैंने बड़े बड़े नाम एक्टिंग में देखी हैं, वो कहते हैं कि हम एक्टिंग करते ही नहीं है, बस ये होती है खुद से हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक्टिंग करनी पड़ती है। अपनी जात की नफी तो करनी है आपने। अब आप अपनी लाइफ में ऐसे तो नहीं है ना कि अगर आपके जैसे कोई स्टोरी हमें मिली, सपोज एक खातून है, उसकी शादी टूट गई है या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई। अब ज़रूरी तो नहीं कि आपके साथ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो तो आपने अदाकारी करनी, किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है, तो थोड़ा सा आपको उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है, डूबना पड़ता है। जब मैं करती हूँ तो मैं थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा जज्बाती किस्म की हूँ तो अगर ऐसे जैसे शुरू में मैंने किरदार किए काफ़ी, जैसे बाबुल में एक मेरा कैरेक्टर था, शाहिद ज़हूर साहब के साथ मैंने एक ड्रामा किया था, तो मुझे याद अच्छी तरह, वो बड़े ही रोने धोने वाला कैरेक्टर था। बहुत ही मतलब हर दूसरे सीन में मैं रो रही। आसान होता है रोना? मुझे लगता है ये दोनों सिचुएशन संभालना बहुत ज़्यादा, हंसना भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रोना भी मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। तो उसमें मुझे याद है उन दिनों में ना, मैं मतलब अगर आप मुझे उन दिनों में मुझे मिलते तो मैं हर वक्त ऐसे ही रहती थी इतनी दुखी रहती थी ना, मुझे सब कहते तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कौन सा दुख है, क्योंकि वो मैं अपने ऊपर तारीफ कर लेती थी वो कैरेक्टर कि हर वक्त रो रही है। वो लड़की ऐसी थी कि जो उस पर घर की जिम्मेदारियां हैं और वो अपने बाप को सपोर्ट करती है और उसको सब ताने देते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, तो बेचारी रोती रहती है। ये रोना कैसे आता है, जरा ये वाली कहानी भी बता दें। लोग कहते हैं आंखों में कोई ड्रॉप्स डाले जाते हैं या कुछ होता है? वो ग्लिसरीन बिल्कुल यूज़ की जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं बहुत ही अंदर से बहुत ही दुखी इंसान वाक़ई हुई हूँ, तो बस थोड़ा सा मैं उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को सोचती हूँ कि भाई अगर इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आए, अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ते चीज़ हो तो क्या होगा, मेरे तासुरात क्या होंगे। तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ शुरू हो जाती है, वो तारी हो जाती है मुझ पर, वो इमोशनल हो जाती है वो बहुत ज़्यादा। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा एक ड्रामा हमने किया था, तो उसमें ऐसे ही रोने धोने वाला सीन था तो मैं इतनी जज्बाती हो गई कि सीन ख़त्म हो गया, कट कर दिया डायरेक्टर ने, सब बैठ गए अपनी जगह पे, लेकिन मैं रोए जा रही वो पूरा ना, उसमें मैं आप उस सिचुएशन में खुद अपने आप को फील करना शुरू कर देते तो वो सम टाइम ये हो जाता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे, अब हमारे यहाँ कुछ ऐसे नाम हैं जो कि पहचाने ही अपनी अदाकारी की वजह से जाते हैं। आपका ड्रामा खत्म हो गया लेकिन आप बाहर कहीं से गुजर रहे हैं, लोग आपके असल नाम के बजाय आपको उस नाम से पुकार रहे हैं, कभी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ है बिल्कुल। ये जिस भी ड्रामे की मैं बात करूँ, एक तो ये, और एक मैंने एक दफ़ा किया था नेगेटिव कैरेक्टर किसी ड्रामे में, तो उसमें मुझे हाँ, मेरी बहुएं, उसमें मैं बनी हुई थी बहू ऐसी जो बड़ी जालिम है, सबा फैसल साहिबा, उसमें मेरी सास थी और दिखाया वो बड़ी मजलूम है, और मैं ना ऐसे उनको ताने की बहू बनी हुई हूँ। तो मुझे ना ऐसे मैं कहीं जा रही तो मुझे कोई खातून कहती, आपको शर्म नहीं आती अपनी सास के साथ ऐसे करती हैं, कितनी बुरी है आप। और अच्छा, वो तो एक अलग चीज़ है। मेरी जो अपनी भाभी है, जो मेरे भाई की मतलब मिसेज़ है,
वो मुझे कहती है बाजी आप ना वैसे बहुत जालिम हैं, आप कितनी बुरी हैं। मैंने कहा भाई वो कैरेक्टर है, मैं वहाँ एक्टिंग करती, कहती बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं लेकिन आपसे मुझे नफरत हो रही है, सॉरी। यानी ये चीज़ें वाकई हमारी अब सोसाइटी का हिस्सा ना, लोग आपको देखना ही उस नज़र से शुरू कर देते हैं। अपना आज तक कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो खुद बड़ा एंजॉय किया हो और हमेशा याद भी रहता हो, आपको लगता हो कि मैं यार ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर था? बहुत, मतलब पता क्या, मेरा हर कैरेक्टर में तो सबसे पहली बात है कि मैं उस ड्रामे के लिए हामी भरती नहीं हूँ जिसमें मुझे कोई चीज़ पसंद ना आ रही हो। थोड़ा सा मुझे लगे कि इसमें मार्जिन है तो फिर मैं काम करती हूँ। लेकिन जो एक कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं ना जो आप कर लेते हैं बड़े दिल के साथ, लेकिन वो उस तरह से समहाउ क्लिक नहीं हो पाते। हाँ बिल्कुल। एक ड्रामा मैंने किया था कानपुर से कटास तक, उसमें मेरा रोल ज़रा डिफरेंट सा था। उसमें एक हिंदू लड़की का कैरेक्टर था, उसमें मंदिर में वो होती है और वो जैसे वो होती है ना वो बिल्कुल मंदिर की होके रह जाती, दासी बन के रह जाती है। तो वो मुझे कैरेक्टर अपना बड़ा पसंद था। सलीम दिसवाली साहब कराची से स्पेशली टीम आई थी सारी करने के लिए। तो वो मुझे लगता है कि अगर वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर ऑन एयर जाता तो उसको ज़्यादा हाइप मिलती है और मेरा फेवरेट कैरेक्टर। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, कभी कुछ ऐसा ड्रामे के दरमियान फील हुआ कि कभी सोचा ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, नहीं ज्वाइन करनी चाहिए थी? क्योंकि हमारे लोग आना भी चाहते हैं ना, तो हम ज़रूर इस चीज़ को प्रमोट करना चाहेंगे। हमारा अपना मीडिया है, हमारे अपने लोग हैं, आगे जितना आएंगे अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नहीं वो होता है, आप समटाइम देखिए इंसान है, हमसे भी वो हो जाता है, हम भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। देखिए आप कोई भी फील्ड में चले जाएं, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई भी हैं, तो हो जाता है आपके साथ कभी कोई कंपटीशन में आ जाता है या आप पे कोई बोझ ज़्यादा पड़ जाता है तो हो जाता है, आप गिव अप कर देते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं आप उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहें, उसी में आपकी कामयाबी है। बहुत बार मेरे साथ हुआ ऐसे कि मुझे जब मैंने आगाज़ किया था अदाकारी का, तो उसमें होता है ना कि मेरे जो सीनियर अदाकार थे उन्होंने मुझे 2-3 बार डांटा कि तुम ये क्या कर रही हो, और मैंने लिटरली रोना शुरू कर दिया। मैं इतना रोई, मैंने कहा मैंने एक काम ही नहीं करना, मुझे ऐसे डांट पड़ी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, मुझे हाँ एग्जैक्टली, मतलब आजकल के दौर में आपको कौन सिखाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार ये जो मुझे चीज़ बताई इन्होंने कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रेस दूँ, ऐसे पॉजेस दूँ और ऐसे मैं अदाकारी करूँ तो वाकई इसमें बेहतरी आएगी। बिल्कुल। तो वही बात है कि अगर आप इस चीज़ को, अपनी तनकीद को अगर आप पॉजिटिवली लेते हैं तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। और अगर आप मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है कि आपकी ये खामी है या इसमें आप बेहतरी लेके आ सकते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सो मुझे ये बता दें कि कभी ऐसा लगा हो कि मैं अब काम जो है मज़ीद आगे जो है ड्रामे की फील्ड में या मिमिक्री की फील्ड में करना चाह रही हूँ और मुझे अब मज़ीद आगे जो है ना इस चीज़ को लेके बेस्ट आपको क्या लगता है, अपनी मिमिक्री या फिर एक्टिंग? एक्टिंग तो मेरा पैशन है, ऑब्वियसली फर्स्ट लव है मेरा, तो एक्टिंग 100% एक्टिंग। अब उसके बाद से जो एक नया सिलसिला, लेकिन लोगों को आपकी मिमिक्री भी बहुत पसंद है। वेलकम बैक। मायरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बल्कि बातचीत नहीं अब कुछ मिमिक्री करके दिखानी पड़ेगी क्योंकि लोगों को आपकी मिमिक्री ही बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फिर किसकी एक्टिंग हमें करके दिखा रही हैं? जिसकी आपके है, आज आपकी बात चलेगी। अच्छा, अब आप आयशा की तरफ से फरमाइश आई थी किसी पॉलिटिशियन की आपने मिमिक्री करके दिखानी। अच्छा, कोई पसंदीदा पॉलिटिशियन है? पसंदीदा तो इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। देखें एक तो ये बड़ा होता है अगर आप किसी के बारे में कोई अच्छी बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी आप फलां को सपोर्ट करती हैं। वो सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। मतलब 2-3 बार ऐसे हुआ कि मैंने किसी ऐसे सियासतदान को डिफेंड कर दिया तो उन्होंने कहा भाई आप तो इनको, आपको हम अनफॉलो कर रहे हैं। ये वाली बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए हर बंदे के बारे में जो मेरी अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आप उससे आप एग्री करें, सो करने देना चाहिए जो भी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मिमिक्री अब आप किसकी करके दिखा रही हैं? हिना रुबानी खैर साहिबा है, वो बड़ी स्टाइलिश सी, बड़ी मुझे उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, बहुत एलिगेंट है। एलिगेंट है भाई, जाहिर बात है ब्रांडेड चीज़ें पहनेंगी तो अच्छी तो लगेगी ना। तो देखें आना, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया हुआ है तो अभी ज़रदारी साहब को कोरोना हो गया तो हम लोग सब बहुत परेशान हो गए। ये देखिए ये उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, वो दुबई गए हैं तो उनको वहाँ पे कोरोना हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग गए हैं।
सो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, सबकी फेवरेट मीरा है, तो मीरा की एक्टिंग ना हो, मीरा की Are you sure फेवरेट है? हाँ, सबकी फेवरेट है। जब मतलब सब कहते हैं, हर जगह बात कुछ और ही होती है, तो लोग कहते हैं अच्छा जी मीरा जी की कुछ एक्टिंग करके दिखा दे, सब लोग डिमांड करते हैं ना, तो फिर फेवरेट तो होगी। अच्छा, सही है। देखो, आना तुमने मुझे यहाँ पे बुला तो लिया है, तुमने मुझे कॉफ़ी भी दी है, लेकिन साथ बिस्किट भी देते होते हैं। बिस्किट जो है ना वो खा के दबा के चाय में खाने का बहुत मज़ा आता है। और मेरे गंगरेआले बाल कैसे लग रहे हैं? हंस क्यों रही हो? गुस्सा नहीं किया कभी उन्होंने? अगर कभी पता चले कहीं मिल जाए तो उन्होंने कहा बस आ जाओ इधर साइड पे? नहीं, गुस्सा नहीं किया वो, बल्कि मुझे लगता है उनको समझ नहीं आती, ये पता नहीं प्रिटेंड करती है कि मुझे समझ नहीं आई। भले एक दफ़ा हम लोग शो कर रहे थे, उसमें उनके साथ आमना सामना हुआ, बल्कि अक्सर हो जाता है, बल्कि हम उनके घर में क्योंकि रिकॉर्डिंग्स भी होती रहती हैं, तो हमने एक आध कमर्शियल भी किया उनके घर में, और वो अच्छी हैं, मतलब उनकी वालदा वगैरह अच्छे तरीके से मिलती हैं। तो आई थिंक अब तो लोग खुद भी फरमाइश करते हैं कि भाई हमारी मिमिक्री करो ताकि हम जरा खबरों में इन रहे, और मीरा जी तो माशाल्लाह वैसे ही खबरों में इन रहने के हवाले से मशहूर है काफ़ी। तो अच्छा लगता है सबको मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसे है, लेकिन कुछ वो अगेन चीजें, अगर हम पॉजिटिव रहें, चीजों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, तो ये चीजें हमेशा आपके लिए एक अच्छी एक्टिविटी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पसंदीदा अदाकार अदाकारा कौन सी है? अभी जितने नए लोग आ रहे हैं माशाल्लाह सब बड़े टैलेंटेड हैं, और मैं देख के हैरान होती हूँ कि भाई बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और जैसे एक होता था टाइम कि जी हम बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर्स को कहते थे कि भाई वो हमारे फेवरेट्स हैं, अब माशाल्लाह से हमारे ड्रामास इतने अच्छे हैं कि अब मैं हर दूसरे बंदे को देखती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामास देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली वैसे तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है नुमान इजाज साहब और इमरान अशरफ, अभी मुझे उनकी अदाकारी बहुत अच्छी लगती है, बल्कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ भी काम करूँ, क्योंकि जो अदाकारी उन्होंने की बहुत ही कमाल की है। इसके अलावा लड़कियों में सजल बहुत प्यारा काम करती हैं। अगर पुराने हम अदाकार बात करें तो उनमें बाबरा शरीफ साहिबा, बुशरा अंसारी साहिबा, मतलब अगर मैं बात करती हूँ तो हमेशा मुझे उनके साथ कंपेयर किया जाता है कि तुम उनके नज़दीक करीब तर अदाकारी करती हो, तो मेरे लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट वाली बात है, बड़ी मैं खुश होती हूँ इस चीज़ से। खालदा रियासत साहिबा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी इकरा अजीज़ बहुत अच्छी अदाकारी करती हैं। तो इस तरह की जो अदाकारी जो होती है ना, जिसमें डूब के करने वाली और नेचुरल, जो हकीकत के करीब तर हो, मुझे उस तरह की एक्टिंग पसंद आती है। ड्रामों से टीवी शोज़ की तरफ आई, मिमिक्री करना शुरू की, अब आगे के प्लान क्या है, आगे क्या करना है? देखिए, यू नेवर नो, आपको क्या पता, आप बड़ी स्क्रीन पे भी नजर आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हमारी तो दुआ है। तो अभी देखिए, अदाकारी तो की, उसके बाद फिर ये कॉमेडी की, एंड देन होस्टिंग की तरफ भी आ गई। तो अभी होस्टिंग की बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास, और मैंने किए भी हैं शोज़, लोगों ने देखा भी और उसे सराहा भी है। तो मेरा प्लान है कि इसी को आगे मैं कंटिन्यू करूँ, और इंशाल्लाह ड्रामाज के लिए भी अब टाइम निकाल रही हूँ, क्योंकि ये वाला गिला होता था लोगों का कि भी ड्रामे में नज़र नहीं आ रही, तो ड्रामाज भी मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप मुझे ड्रामा में भी देखेंगे, और मॉडलिंग तो साथ साथ चलती रहती है। मॉडलिंग में आपकी पिक्चर्स देख रही बड़ी प्यारी हैं। अच्छा, तो मॉडलिंग का मुझे बताएं कि क्या प्लान रहता है, साथ साथ ये भी चलता रहता है? ये बिल्कुल साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि इसमें टाइम क्योंकि ज़्यादा लगता नहीं है, आप एक दिन में आपका काम हो जाता है। हालांकि ये इतना मुश्किल, जैसे मुश्किल है, थोड़ा सा है, क्योंकि जब आपके स्पेशली शूट्स होते हैं तो आपको एक्सप्रेशन भी देने हैं, फिर जो उसमें तैयारी है, गेटअप्स है, बहुत सारे चेंजेस है, तो उसमें भी टाइम लगता है। मॉडलिंग बिल्कुल साथ साथ हो जाती है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, तमाम अदाकाराओं से हमेशा लोगों का जो पहला सवाल होता है ना, फिट कैसे रहते हैं, इतने यंग कैसे दिखते हैं, इतने खूबसूरत कैसे दिखते हैं? सो क्या खाने पीने पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और मेरा तो वैसे ही, मेरा ना, मैं थोड़ी सी ब्रॉड लाइक हूँ, हमारे फैमिली में है, टेंडेंसी है थोड़ी सी, तो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। मुझे फिट रहने के लिए थोड़ा डाइट भी करनी पड़ती है, और एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। तो मैं जिम फ्रीक हूँ, मैं जिम बहुत ज़्यादा करती हूँ, और अभी जो थोड़ी बहुत आपको मैं अगर लग रही हूँ स्क्रीन पे, मुझे नहीं पता, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। नहीं लग रही है, बहुत लग रही है। मैं जिम करती हूँ, और ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं बिल्कुल मुझे स्किनी होना है, मुझे फिट होना है। फिट होना है, और होना भी चाहिए। ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। तंदुरुस्ती का राज ही है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बिल्कुल, और अच्छा खाना। बिल्कुल बिल्कुल। खाना खाने की शौकीन है? खाना खाने की मैं शौकीन पहले नहीं होती थी। पहले मैं सेट पे कुछ नहीं खाती थी। जितने भी मेरे को स्टार्स होते थे, जैसे
रेम्बो, सलीम शेख और बहुत सारे अदाकार हैं, वो मुझे कहते तुम कुछ खाती ही नहीं हो, तुम्हें तो खाने का शौक ही नहीं है। सबको पूछ रहे तुमने क्या खाना है, तुमने मायरा ओहो इससे तो कुछ खाना ही नहीं है, अच्छा आपने क्या खाना है, इस तरह से। लेकिन अब मैं बहुत खाती हूँ, मुझे खाने का शौक है, मतलब बैलेंस्ड, थोड़ा 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 चखती हूँ। और वैसे भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको एवरी पोर्शन में खाना चाहिए, थोड़ी देर बाद खाना चाहिए, बिल्कुल। तो वो मैं खाती हूँ। और क्योंकि मैं अपना साथ में सोशल मीडिया भी देख रही हूँ, यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, तो उस पर मैं अक्सर फूड व्लॉग्स भी होते हैं मेरे, तो उसमें मुझे जाना पड़ता है रिव्यूज़ के लिए। तो वो खाना खाते हुए थोड़ा सा ना वो फिर आपको एक आदत हो जाती है, अच्छा ये खा रहे हैं अब ये खा रहे हैं, तो चलो थोड़ा थोड़ा अब खा ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ क्योंकि अब सोसाइटी की जो चीज़ें हैं उसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, फैमिली में कभी किसी ने नहीं कहा कि क्यों भाई अपनी बच्ची से एक्टिंग करा रहे हो? बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने कहा। जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगी मेरे अब्बू को। मेरे अब्बू ने स्टैंड लिया अपनी फैमिली के आगे, और मैं आज ये बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं कभी उनको कभी फेस टू फेस नहीं कहती इस चीज़ के बारे में, लेकिन जब आपके बच्चे काम कर रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको आपको इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए खड़े होते हैं और उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी बातें सही भी हैं। मेरी अपनी फैमिली में उनकी बहनों ने, उनके भाइयों ने उनको बहुत कहा कि ये तुम क्या करवा रहे हो अपनी बच्ची से, लेकिन उन्होंने कहा मुझे अपनी बेटी पे यकीन है, ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी, और इस चीज़ के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बाकी वालदा मेरी शुरू से बड़ी सपोर्टिव थी, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया हर चीज़ में। और आपको पता है अम्मियाँ तो होती है ऐसी हैं, बिल्कुल ऐसी। मेरी बेटी ये जो है सबसे अच्छी है, और तो वो मेरी सबसे बड़ी फ़ैन भी हैं और मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी हैं। मैं कोई भी काम गलत करती हूँ तो उसमें मुझे समझाती भी हैं कि भाई ये चीज़ तुम्हें सही करनी चाहिए। तो अब ये आलम है कि मैं बता रही थी जैसे तनकीद के हवाले से, कि अब वही लोग जो पहले तनकीद करते थे अब वही कहते हैं कि भाई ये हमारी भांजी है, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी रिश्तेदार है, तो ये टीवी पे भी आती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, फिर वही लोग आपको सपोर्ट भी करने लग जाते हैं। चलिए जी कोई बात नहीं, आप इन चीज़ों को भी पॉजिटिव लें, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इन चीज़ों को भी पॉजिटिव लेना। ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, कोई भी अगर इस फील्ड में आना चाहता है, जो नए आने वाले, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने गिव अप नहीं करना, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत सारे हर्डल्स आपके रास्ते में आती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आपने कहीं एक जगह पहुंचना है तो फिर आपको काम करते रहना चाहिए, तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये ना आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, मेहनत आपको करनी पड़ती है और वक्त लगा के ही आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं। आज वो जो जल्दी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो फिर आपको उस तरह से आपको पॉलिश भी नहीं करता है। अभी रिसेंटली आपने एक गाने पे भी परफॉर्म किया, जो हमने देखा पूरा गाने की पिक्चराइजेशन हुई, मतलब अच्छी चीज़ है। तेरी कमी हर चीज़ बिल्कुल हर चीज़ आप करना चाह रही हैं। बिल्कुल। मुझे अभी मैं रिसेंटली बल्कि एक शो पे गई, तो मुझे वो एंकर थी, कहती मायरा तुम बस कर दो, तुमने सारा कुछ ही कर लेना। भाई अब वो वाली बात नहीं है कि आपने एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ की, आप एक एक्टर हैं तो आपने एक्टिंग ही करनी है, कोई आपके ऊपर कोई वो लकीर लग गई है कि आपने कुछ और नहीं करना। अब आपका जो दिल करता है आप करें। देखिए सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, आप डायरेक्शन करना चाहते हैं, आप होस्टिंग करना चाहते हैं, मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल को भी किसी हद तक, क्योंकि उससे पहले जो है मैं शायद समझती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और एक जैसे कहते हैं ना, मेरे अंदर एक राइटर भी पैदा हो गया, एक डायरेक्टर भी पैदा हो गया छोटा सा। तो वो चीज़ें जब आप करते हैं तो कर करके आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अब माशाल्लाह से मैं जब कॉन्सेप्ट बनाती हूँ अपने, खुद बनाती हूँ। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैं अपना हर चीज़ मैं एडिट भी करती हूँ खुद। अरे वाह, ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। तो वो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मैंने बहुत अरसा करवा के भी देखा है, वो मुझे मज़ा नहीं आता था। ये क्या है यार, ये चीज़ लगाने वाली ये काट दी है, ये काटने वाली ये लगा दी है। तो अब मैं खुद करती हूँ उसको, साथ साथ एडिट भी करती हूँ, तो ये आपको चीज़ें सिखा देती है। और आई थिंक ये करना चाहिए, हर एक्टर को आना चाहिए। अगर ये इतना सारा काम आप खुद करती हैं तो फिर वो जो रेस्ट वाला टाइम है, फैमिली वाला टाइम है, कैसे निकाल लेती हैं? ये वैसे एक हकीकत है, ये तल्ख हकीकत है ज़िंदगी की कि आप घर वालों को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते। स्पेशली मुझे अपनी मदर के हवाले से फील होता है, वो मतलब बैठी होती हैं और मतलब अकेली होती हैं सम टाइम, तो मुझे बाद में थोड़ा रियलाइज़ भी होता है कि यार मैं इनको टाइम नहीं दे रही ज़्यादा। लेकिन वो फिर खुश भी होती हैं बाद में, फिर सबसे पहले वो व्लॉग वही लगा के देख रही होती हैं, हाँ वाह बहुत अच्छा बनाया तुमने। तो बिल्कुल घर वालों को भी टाइम मैं कोशिश करती हूँ, जब बीच में ऑफ आती है तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो
जितने भी इस वक्त देख रहे लोग, मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप की दुआएं लें, उनको उनकी खिदमत का जितना आपको मौका मिल सकता है आप करें। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ये बता दें अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रही हैं आप आगे? देखिए मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता तो मैंने यही कुछ करना है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कुछ बिजनेस वुमेन भी बन जाऊँ। मैं ये नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया है बहुत दफ़ा, लेकिन वो जो एक होता है ना आपके अंदर एक फनकार होता है, वो आपको ना कुछ और नहीं करने देता, आपको जाने नहीं देता कोई जाने नहीं देता। तो मैं कुछ भी काम कर लूँ, मैंने इन फ्यूचर भी अगर मैं कुछ करती तो मैं आर्ट की फील्ड से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करूँगी। मुझे डायरेक्शन में भी आप देख सकते हैं, मुझे राइटिंग में भी देख सकते हैं आप। माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। क्या पता आप बड़ी स्क्रीन पे भी देख लें। जी इंशाल्लाह, गुड लक फॉर दिस। आप इसी तरह से ज़बरदस्त सा काम करती रहें और शुक्रिया। मुस्कुराने के लिए लोगों के लिए आप हमेशा से मौजूद रहती हैं, मिमिक्रीज करती रहती हैं। शायद किसी को गुस्सा भी लग जाता है, इसका ध्यान रखा करें। बिल्कुल आता है गुस्सा, लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आप ये देखें कि जिस चीज़ पे ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं, व्यूज भी उससे ज़्यादा आते हैं, फेमस हो जाती है। ये तो एक हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है। तो जाते जाते आप कुछ मिमिक्री वाले अंदाज में ही किसी स्पेशल पर्सन की अल्लाह हाफिज अगर हमें कहना चाहें तो। अच्छा जी, देखो जी, आपने मुझे बुलाया है तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? अब आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आपके वक्त के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मायरा खान हमारे साथ मौजूद थी, जिनकी एक्टिंग हमने कहा कि आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं। सो एक्टिंग का शौक बहुत सारे लोगों को है और यही एक्टिंग का शौक लोगों को टिकटॉक की तरफ लेकर आया और बहुत सारे लोग इस टिकटॉक से ही एक्टिंग की तरफ गए। और हमने देखा कि टिकटॉक से बहुत सारे लोग ड्रामा फील्ड की तरफ भी गए हैं, यानी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव रुझान है जिसको हम फ़रोग दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि इस पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव तौर पे इस्तेमाल किया गया, जिस पर फिर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई। लेकिन बहुत सारे लोग हम ऐसे देखते हैं जो कि इसको एक अच्छे ट्रैक पे लेके चल रहे हैं, अच्छे कंटेंट पे काम कर रहे हैं। सो अच्छे तरीके से लोग उन्हें देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, मारूफ टिकटॉकर हैं रामिश खान, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रामिश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच रामिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा, कब से बना रहे हैं टिकटॉक? It's been more than 4 years now, तो I'm just creating. कैसे ख्याल आया कि टिकटॉक की तरफ जाना? ये असल में ना मेरे जीन्स में आई गेस, मेरे अम्मा अब्बा से मुझे ये चीज़ विरासत में मिली है, क्योंकि दे आर वेरी फन लविंग पीपल। तो मुझे भी बस यही शौक़ था कि मैं कुछ इस तरह का करूं जिससे मतलब मुझे भी खुशी हो और मेरे वालिदैन को भी खुशी हो। तो टिकटॉक की तरफ कब गए, कैसे आइडिया आया कि अच्छा मुझे टिकटॉक का सहारा लेना है इस चीज़ को? अच्छा, इट वाज स्टार्टेड लाइक, पहले था डब स्मैश। डब स्मैश से फिर लोग यानी कि म्यूजिकली की तरफ आए और फिर म्यूजिकली बन गया टिकटॉक। तो वो असल में ये सीन था कि उसके अंदर डायलॉग्स आते थे, मतलब मुख्तलिफ मूवीज़ के जो ट्रेंडिंग पे चल रही होती थी। जैसे अभी कोई मूवी आई, उसका कोई डायलॉग मशहूर हो गया और वो फिर उसका कोई डायलॉग लोगों ने अपना यूज़ करने लग गए अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो फिर वो डायलॉग्स के साथ मतलब लोग करते होते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गानों की तरफ आ गए। म्यूज़िकली जब था, वो म्यूज़िकली असल में बाहर से था, यानी कि यूके का था, और वो फिर यहाँ पे मशहूर होने लग गया। लोगों ने फिर यहाँ पे वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, तो मैंने भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे भी था शुरू से शौक़ इस चीज़ का कि मुझे एक्टिंग का शौक़ था और मतलब के साथ गाने गाने का और ये वो। सही। तो क्या प्रॉपर प्लान करके करते हैं कि अब एक टिकटॉक बनानी है, उससे पहले प्रॉपर प्लानिंग होती है, कैमरा पोजीशन, ये वो, लाइट, सब कुछ देखना? क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखते हैं? हर चीज़ का सबसे पहले तो आपको फ़ोन की जो है ना जगह का पता होना चाहिए कि कहाँ पे रखना चाहिए, क्या एंगल सेट होना चाहिए उसके ऊपर। फिर उसके बाद आपको लाइटिंग का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए लोग पता नहीं कितने कितने पैसे लगा देते हैं, रिंग लाइट्स और ये वो सारी की चीज़ें जो है वो करके पूरा। फिर लाइट्स एडजस्ट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको मेनली लिपसिंग करनी आनी चाहिए। लिपसिंग करते हैं लोग। फिर उसके बाद टिकटॉक तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, मुझे ये बताएं फेमस होने का क्या राज होता है? फेमस होने का ये राज होता है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए इस वे में कि वो एक पॉजिटिव वे में, यानी कि पॉजिटिव वे में जाना चाहिए उन लोगों के पास। सही। अच्छा, अब आपने कहा कि आप बेसिकली काम क्या करते हैं टिकटॉक पे कि लोगों को हंसाते हैं, कैसे? मुश्किल काम है वैसे ये? या है तो मुश्किल काम, लेकिन लोग हंसते हैं क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब एक क्रिएटिविटी है ना लेके आनी है।
तो वो कोई सैड सॉन्ग उठा के या कोई भी ऐसा गाना जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है और वो अ बिट सैड है, तो उसको वो कॉमेडी करके उसके ऊपर कुछ इस तरह का थोड़ा सा उसके ऊपर फन सा सीन करके ना, तो लोगों तक वो पहुंचाना कि लोग अब ये कहते हैं कि यार तुम किसी सैड गाने को सैड रहने नहीं देते, मतलब हमें इतना मजा आता है तुम्हारी वीडियोस देखने का कि हम सैड गाना भूल जाते हैं। कुछ एक्टिंग उस तरह से करके दिखाएंगे किसी सैड गाने पे, कैसे आप एक्सप्रेशन देते हैं? हाँ, मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि आपको कोई ऐसा गाना होता है जिसके अंदर बड़े ऊंचे सुर होते हैं या फिर कुछ भी इस तरह, तो हम उसके ऊपर इस तरह का सीन कर देते हैं। अब जैसे राहत फ़तेह अली खान का कोई गाना है वो जिसके अंदर वो एकदम राग लेते हैं और तो उसके ऊपर हम इस तरह का ना एक्सप्रेशंस करके कुछ उसके ऊपर, तो फिर वो उसको फनी कर देते हैं। अच्छा, आप सोलो करते हैं, आइडिया आपका अपना होता है कि कोई टीम आपने रखी? मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, जैन, रहील और रेहान, तो हम यानी कि चारों इकट्ठे होकर वीडियोस वगैरह बनाते होते हैं। मोस्टली ये होता है कि प्लान्स वगैरह, यानी कि प्लान्स मोस्टली मेरे अकाउंट पे लगे रहे होते हैं वो मेरे होते हैं, बाकी जो उन लोगों के होते हैं वो उन लोगों के अकाउंट्स पे लगे रहे होते हैं। तो वो बैठ के जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो वो मेन पॉइंट होता है। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे 4.5 लाख। 4.5 लाख। और ये कितने सालों में हुए? ये मतलब जो मेनली अभी ट्रैफिक आनी स्टार्ट हुई है वो मेरे पिछले साल से हुई है। सो मुझे ये बताएं कि आप क्या अब इसको अब प्रोफेशनली भी लेकर चल रहे हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं इससे आपको बेनिफिट होना शुरू हुआ? यस, बेनिफिट ये स्टार्ट हुआ है कि जब आपको टिकटॉक से एक फेम मिल जाती है तो मुख्तलिफ ब्रांड्स आपको टच करते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार हमारे लिए कुछ इस तरह की वीडियो बना दो या कोई इस तरह का सीन कर दो, तो वो फिर उसके ऊपर आपको वो पैसे देते हैं, फिर वो काम करवाना है तो फिर वो उसके ऊपर सही। सो मुझे ये बताइएगा, अपनी एक्टिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? ड्रेसिंग, डाइट, अच्छा लगना, ऑब्वियसली आपको कोई देखेगा क्यों? तो आपको अगर मतलब वैसे बेसिकली सीन ये है कि अगर आप टिकटॉक पे हैं ना, तो टिकटॉक पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती ये चीज़ें, क्योंकि आपके पास वहाँ पे फिल्टर्स आ जाते हैं, आपके पास वहाँ पे लाइटिंग आ जाती है, तो अगर आप वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं तो वो अगर आप फ़नी क्रिएटर हैं या अगर आप फैशन ब्लॉगर टाइप का कुछ हैं, तो फिर आपको अपनी फिज़ीक का ख्याल रखना पड़ता है, फिर आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, और टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो ये चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। सही। टिकटॉकर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे? टिकटॉकर्स को मेरा ये मैसेज है कि यार आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग अपने घरों में एक बहुत नुमाया इस टाइम हो, तो अपने जो है वो पॉजिटिव रखें, लोगों को अपना पॉजिटिव कंटेंट दिखाएं ना। ये अब अगर हम बाहर की बात करें तो लोग बाहर सिर्फ इस चीज़ से जानते हैं लोगों को, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स को, कि यार ये बहुत क्रिंज बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अब ये क्रिंज जो है ना ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म से ख़त्म हो जाए और एक अच्छा कंटेंट सामने आए लोगों के, ताकि लोगों को भी पता चले कि भी पाकिस्तान के पास भी टैलेंट है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हमने आपको बताने हैं कि जी ओपन मार्केट में सब्जियों के रेट क्या है, क्योंकि वीकेंड है तो आप लोगों ने ख़रीदारी करनी होती है। सो उमर की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। सुनामी ने सब्जियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, तो सरकारी निर्ख और ओपन मार्केट के जो रेट्स हैं सब्जियों के, उसमें वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। अब मटर का जो सरकारी निर्ख है वो 230 है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा शिमला मिर्च 210 के बजाय 240, टिंडे 157 के बजाय 200, भिंडी 157 के बजाय 170, फूल गोभी 157 के बजाय 170, घिया कद्दू 147 के बजाय 160, बैंगन 136 के बजाय 160, घिया तोरी 126 के बजाय 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा करेला जो है 126 के बजाय 160, बंद गोभी 115 के बजाय 120, अरबी 84 रुपये फ़ी किलो के बजाय 110 रुपये फ़ी किलो ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा आलू कच्चा छिलका नया दर्जा अवल जो है वो 68 रुपये फ़ी किलो के बजाय जो है 80 रुपये फ़ी किलो में ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगर सब्ज़ मसाला जात की, तो टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो के बजाय 90 से 95 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 60 के बजाय 70 से 75, अदरक चाइना 260 के बजाय 300, अदरक थाईलैंड 270 के बजाय 290, लहसुन चाइना 310 के बजाय 350, लहसुन देसी 190 के बजाय 220 से 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा लीमू देसी जो है 170 के बजाय जो है 200 से 210 रुपये फ़ी किलो में ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। आवाम ने जो है
वो इस हवाले से अपनी मायूसी का इजहार किया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जबकि जो सब्ज़ी फ़रोश है उनका कहना है कि जो हालिया बारिशें हुई हैं उसकी उनकी वजह से जो है गाँवों देहातों में सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से कई जो सब्ज़ी की फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा बारिशों की वजह से जो शहरों और गाँवों में जो मवासिलाती निज़ाम है वो भी मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से सब्ज़ियों की कीमतों में जो है वाज़े इजाफ़ा हुआ है। मजमूई तौर पे जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं उसमें जो है खुशरुबा इजाफ़ा देखने में आया है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देती है। और आवाम ने मुतालबा किया है मुतल्लिका हुक्काम से, हुकूमत से, कि वो सब्ज़ियों की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि उन्हें सब्ज़ियाँ खरीदने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है उमर, यानी कोई ना कोई बहाना लगा के हमेशा कीमतों में इजाफा किया जाता है। अब मानसून का बहाना है कि बारिशें हो रही हैं, सब्जियां लाना मुश्किल हैं। सो ये तो हालात इसी तरह से रहेंगे। सो वीकेंड है, आप वीकेंड को अच्छे तरीके से प्लान कीजिए, एंजॉय कीजिए। बारिशों के लिए आपने खुसूसी जो है वो ख्याल रखना है, जो हमेशा से हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये भी याद रखना है कोविड केसेस भी बढ़े हैं और बारिशों के साथ डेंगू का खतरा भी मौजूद होता है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आपसे होगी मुलाकात मंडे को, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।